जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज 15 अगस्त है। आज महज एक दिन नहीं है। आज ही के दिन 1947 में भारत ने 200 वर्षों की लंबी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नई सुबह का आगाज किया था, एक नई सुबह का स्वागत किया था। आज आज़ादी के 78 साल हो गए हैं। महज 78 साल बाद हम लोग वैश्विक स्तर पर आज किस लेवल पर हैं? At what stage we all Indians stand at the world level, that is very important to understand. इस बात को समझने के लिए इतिहास के पन्ना को पलटते हैं। आपको लेकर चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के इर्द गिर्द। याद कीजिए 7 दिसंबर 1941 का दिन, जब जापान ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक किया था, उसके नेवी पर अटैक किया था। उस समय अमेरिका के नेवी का स्ट्रेंथ सिर्फ पर्ल हार्बर पर इतना था जितना आज भारत के इंडियन नेवी का है। सोचिए, उतने बड़े यूएस नेवी को जापान ने एक झटके में नेस्तो नाबूद कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, तहस नहस, पूरा हल्का मचा दिया। कुछ नहीं बचा उस बंदरगाह पर। सिर्फ एक अटैक ने जापान के एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ऐसा उत्पात मचाया कि अमेरिका नेवी का कुछ नहीं बचा वहां पर्ल हार्बर बंदरगाह पर। उसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सीधा कूद पड़ा और जवाबी कार्रवाई में महज 4 साल बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर रिटेलिएट किया। उसके 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से अटैक किया। जरा सोचिए, क्या वो दौर था? कितना कुछ खोया होगा जापान और अमेरिका ने। और उसके महज 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, फिर युद्ध विराम हो गया। आप सोचते होंगे मैं इतिहास के पन्ना को क्यों पलट रहा हूं, आपको ये सारी घटनाएं क्यों बता रहा हूं? पता है, अमेरिका इतना बड़ा अटैक सहने के बाद भी आज वो वैश्विक लेवल पर इस स्तर पर है कि पूरे वर्ल्ड को स्पेस टेक्नोलॉजी बेच रहा है, एयरक्राफ्ट बेच रहा है, हेलीकॉप्टर्स बेच रहा है, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। और जापान 2 बड़े परमाणु बम का अटैक सहने के बाद भी 1970 में ही बुलेट ट्रेन बना लिया था। और आज इस डेट में जापान इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्री को बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी और उसके लिए कर्ज दे रहा है। और आज हम इंडियन किस स्टैंडर्ड में है, किस लेवल पर है? आज़ादी के महज 78 साल बाद ये सोचना, इस बात को समझना और इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या निवारण हो सकता है, सारी बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। आज हमारा देश कहाँ पर है, हम कहाँ पर है? हम जाति, धर्म, ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष, आरक्षण, भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों में लिपट कर रह गए हैं। और भ्रष्टाचार तो अपने देश में चरम सीमा पर है। इंसान जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या सोचता है कि उसको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, भूख की आग को मिटाने के लिए रोटी चाहिए। और जब रोटी मिलता है तो क्या सोचता है कि तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। और जब कपड़ा मिल जाता है तो सोचता है कि एक छत होना चाहिए जिसमें हम रह सके। जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, आज मेजोरिटी ऑफ इंडिया के पास वही नहीं है। जब ये बेसिक चीजें रहेगी तभी तो हम उसके आगे की सोचेंगे, तभी तो हम वर्ल्ड को टक्कर देने की बात करेंगे। आज 78 साल बाद भी हमारे पास बेसिक बुनियादी चीजें ही नहीं है। आज आपको एक कड़वा सच को स्वीकार करना पड़ेगा। हम भारतीय उम्र भर सिर्फ इसी 3 चीज के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन अंत तक भी हमें सफिशिएंट मात्रा में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पाता है। हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा हर हाल में। हमारे यहाँ सरकार को समय ही नहीं है। सरकार का पूरा कार्यकाल वोट बैंक की राजनीति करने में बीत जाती है। हमारे यहाँ 12 महीना चुनाव का सीजन चलता है। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इंडिया के बेसिक नीड को, फंडामेंटल नीड जो है उसको समझते हैं, लेकिन वो किसको समझाए? नेता के पास फुर्सत ही नहीं है वोट बैंक की राजनीति करने में, क्योंकि यह हमेशा चुनाव चलते ही रहता है। उनके पास टाइम ही नहीं, उनका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है यही सब करने में। आज इंडिया बड़ी बड़ी बेसिक समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, फार्मर डिस्ट्रेस, रिजर्वेशन, करप्शन जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है इंडिया। और करप्शन, इनका तो नाम ही मत लीजिए। ये इतने लेवल पे है कि हमारा पूरा जीना हराम कर चुके हैं पूरे इंडियन का। और करप्शन पर अंकुश भी नहीं लग रहा है। जब
हम लोग जीएसटी, इनकम टैक्स और सारी माध्यम से हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। उन सारे पैसा को नेता एक बार में गबन कर जाते हैं और इस पर आज तक अंकुश भी नहीं लग पा रहा है। पता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ एक रीजन है, इस पर कोई ठोस कानून नहीं बन रहा है। कोई ऐसा कानून पारित हो और तीनों सदनों से पास हो जब भ्रष्टाचार का कोई मौका ही नहीं मिले किसी को। जैसे कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको जिंदगी में कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट अफसर करप्शन करता है तो उसको तुरंत इमीडिएट डिसमिसल ऑफ सर्विस दिया जाना चाहिए, तब जाकर के इस पर अंकुश लग जाना चाहिए, लगेगा। आज देखिए, नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, ये प्रूफ भी हो जाती है, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ते रहते हैं, तो अंकुश कैसे लगेगा? उसके अंदर डर होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आरक्षण। आरक्षण भी देश को पीछे धकेल रहा है। अब क्यों धकेल रहा है, इस बात को समझना एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग टॉपिक में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए, आरक्षण क्यों दिया गया लोगों को? जो हमारा पिछले समाज के लोग हैं, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस समानांतर लाइन में चल रहे हैं, उसी के समान वो भी चले। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आरक्षण वोट का, चुनाव का रूप ले चुका है। सपोज कीजिए कि अगर मैं उस समूह से आता हूं, उस समाज से आता हूं जहां मुझे आरक्षण जरूरी है, और अगर मुझे नौकरी मिल गई मतलब मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकता हूं, उसको जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहूंगा पढ़ा सकता हूं, तो फिर मेरे बच्चों को आरक्षण क्यों मिल रहा है? मेरे बच्चों को आरक्षण क्यों मिल रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। जब मैं उस काबिल बन गया हूं, जहां समाज के मुख्य धारा से मैं जुड़ गया हूं, तो फिर मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाज के बाकी लोग हैं, जो आगे तेजी गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेरे हिस्से का आरक्षण उनको मिलना चाहिए, ताकि आरक्षण की प्रक्रिया में और रफ्तार लाया जाए और तेजी गति से आरक्षण को लाया जाए और समाज के सभी लोग को एक समानांतर लाइन में ला करके उसको आगे बढ़ाया जाए और फिर इसको समाप्त कर दिया जाए। आज़ादी के 78 साल बाद हम 5 केजी राशन, ये अनुदान, वो फैसिलिटीज के लिए लड़ते रहते हैं। देश कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो आपको देते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। देश हमें क्या दे सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देश को क्या दे सकते हैं, हमारा योगदान देश की उन्नति में क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए और देश के हित में कार्य कीजिए हमेशा। देशभक्त सिर्फ वही नहीं है जो बॉर्डर पे खड़ा है बंदूक लेकर के और सीमाओं की रक्षा कर रहा है। भारत का हर वो इंसान देशभक्त है जो देश की तरक्की में, देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है किसी न किसी रूप में। इसीलिए देश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए और एक देशभक्त बनिए। और चुनाव के टाइम में एक जिम्मेदार नेता को चुनिए। चुनाव के टाइम में हम लोगों के माथा पर जाति हावी हो जाता है। हमारा जो नेता होता है वो कभी नहीं बोलता है कि जो सिर्फ मेरे जाति के लोग हैं सिर्फ वही मुझे वोट दो। लेकिन जब हम लोग बटन दबाने जाते हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है, वो तो मेरे जात का है, वो तो मेरे जात का नहीं है। इसीलिए जाति वाति, धर्म, ऊंच नीच में कुछ नहीं रखा हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक का चयन कीजिए जब आप चुनाव के टाइम में वोट गिराने जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि वो आपका वो प्रतिनिधित्व करेगा, आपका वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसे लोगों को चुनिए। किसी जाति धर्म में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।